Welcome everyone. Good morning to all of you. Today we discuss mathematics pedagogy part थर्ड. तो सबसे पहले हम लोग पिछले सीरीज में जो हम लोग क्वेश्चन दिया गया था पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद हम लोग नया स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चंस हम लोगों ने दिया था और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर होता है जिनका सही है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और जिनका गलत हुआ है वो लोग प्रयास करते रहें, अगले क्वेश्चन में सही करने का प्रयास करें. तो क्वेश्चन देखो क्या दिए थे पहले. गणित शिक्षण और विज्ञान शिक्षण में अंतर के संदर्भ में गलत कथन क्या है, ये आपको बताना था. जो आपका मैथमेटिक्स शिक्षण पेडागॉजी है और साइंस पेडागॉजी शिक्षण, दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली, और इन डिफरेंस में तीन सही है एक गलत है, तो गलत के रूप में बताना था. तो पहला देखो, गणित का शिक्षण अपरिभाषित पदों, परिभाषित अपग्रहितों, प्रमेयों से प्रारंभ होता है, जबकि विज्ञान का शिक्षण सुपरिभाषित पदों से प्रारंभ होता है. तो क्या ये गलत है दोनों के डिफरेंस में, गणित और विज्ञान के? या फिर गणित विज्ञान में केवल निगमनिक प्रक्रिया कुछ संबंध होती है, जबकि गणित के शिक्षण में आगमनिक और निगमनिक दोनों प्रक्रिया संयोजन संबंध होता है. गणित एवं मानव निर्मित विश्व है, जबकि विज्ञान एक प्राकृतिक विश्व है. गणित जो है मानव निर्मित विश्व है या फिर विज्ञान जो है प्राकृतिक विश्व है. विज्ञान के शिक्षण में परिणामों की प्रायोगिकरण वैधता की जाती है, जबकि गणित में कुछ संभावित परिणामों को सत्यापन के लिए प्रायोगिकरण के एक साधन है. तो यहाँ पे गलत कथन के रूप में आपको बताना था. तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला ही नंबर हो जाएगा. गणित का शिक्षण अपरिभाषित पदों, परिभाषित अपग्रहितों, प्रमेयों से प्रारंभ होता है, जबकि विज्ञान का शिक्षण सुपरिभाषित पदों से प्रारंभ होता है. तो ये जो है पहला ही गलत हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ये डिफरेंस नहीं है. आप गणित जो है अपरिभाषित पदों से नहीं बल्कि एक परिभाषित पदों से प्रारंभ किया जाता है. ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहले का पहला ही नंबर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, पाठचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान दो महत्व पर है. तो पाठचर्या रूपरेखा जो है में गणित शिक्षा का स्थान दो महत्व पर है. मतलब आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो दो महत्व के बारे में बताया जा रहा है. प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन द करिकुलम फ्रेमवर्क की पोजीशन ऑन ट्विन कंसर्न, मतलब दो स्थानों पे उपलब्ध है. क्या हो सकता है इसका आंसर? पहला देखो, गणित की शिक्षा संक्रियात्मक परीक्षा में विद्यार्थियों के अंक सुधारने के लिए क्या कर सकती है, और उच्च कक्षाओं में सही विषयों का चुनाव करने का क्या सहायता कर सकती है, ये होगा. या फिर गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे में संप्रेषण कौशल को कैसे सुधार सकती है और विद्यालय के लिए उन्हें कैसे रोजगार उपलब्ध करा सकती है, क्या ये होगा. या फिर गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को वैधानिक संलग्न कर सकती है और यह विद्यार्थियों की क्षमता को कैसे सुदृढ़ कर सकती है, क्या ये आंसर होगा. या फिर प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में बनाए रखने के लिए गणित शिक्षा क्या कर सकता है और उन्हें आत्म निम्न बनने के लिए कैसे सहायता कर सकता है. यहाँ पे बताना जो ट्विंस रोल होता है मैथमेटिक्स का पाठचर्या के रूप में, तो वहाँ पे इसमें सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा ट्विंस रोल के रूप में. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर हो जाएगा, गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को वैधानिक संलग्न कर सकती है और यह विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है. यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर होगा. यहाँ पे ये सबसे उपयुक्त आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, कक्षा थर्ड में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है. तो कक्षा 3 में गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन की यूनिट्स में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है. नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं. दो अंकी संख्या को दो अंकी संख्या से गुणा करना, क्या ये अनुमोदित संकल्पना है. या फिर गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण, या फिर गुणन पर आधारित शब्द समस्या, या फिर तीन अंकों संख्याओं को 10 से गुणा करना. तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या हो सकती है. की कॉन्सेप्ट इन द यूनिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन क्लास थर्ड. तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर होगा, यानी प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर प्रॉपर्टी एंड ग्रुप प्रॉपर्टी, यानी गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण.
ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, अनुमोदित मूल संकल्पना होगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, आपको बताना है। बेसिकली जो पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है, करिकुलम का मीन्स क्या होगा। तो विभिन्न अवधारणाओं के विषय के रूप में, टॉपिक ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट के रूप में, या फिर विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर के रूप में, या फिर स्कूल स्थिति में गतिविधियां और अनुभव के रूप में, एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस इन स्कूल सिचुएशंस, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी। तो देखो पाठ्यक्रम का जो अर्थ होता है वो ये तीनों में सम्मिलित होता है, ठीक है। यानी विभिन्न अवधारणाओं के विषय भी सम्मिलित होते हैं पाठ्यक्रम में, और विषय वस्तु भी होता है, स्कूल स्थिति में गतिविधियां और अनुभव भी होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम में, तो डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दीज के रूप में देखा जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। ध्यान रखना, मेल नहीं खाता है पूछ रहा है, नेगेटिव सेंस में आंसर पूछ रहा है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है, यानी प्राथमिक स्तर पर क्या पढ़ाया जा सकता है, ये इसमें एक गलत है, उसको बताना है। तो वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, क्या ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए इस तरह से, या फिर दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, जो कि ये नहीं होगा, या फिर मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। तो क्या ये जरूरी नहीं होता है प्राइमरी चिल्ड्रंस को, या फिर भिन्न को पूर्ण से के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा गलत के रूप में, तो इसका जो पहला ही होगा वर्गीकृत आंकड़े का निरूपण और विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना, ये हम लोग कब करते हैं, मिडिल या फिर हाई स्कूल में, यानी 10th लेवल के में। क्योंकि बेसिकली ये दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली या फिर गणितीय सोच के बारे में उनको सिखाया जाता है बेसिक स्टार्टिंग से ही, जबकि मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधित संक्रियाओं जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब भी सिखाया जाता है, प्रतीक चिन्हों को भी सिखाया जाता है। साथ ही भिन्नों को पूर्ण से अंश के रूप में या फिर अंश से पूर्ण के रूप में इसको बदलना, यानी भिन्नों के जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, उसको तोड़ना जोड़ना, वो सब भी सिखाया जाता है। लेकिन जो वर्गीकृत आंकड़ों का जो निरूपण करना होता है, ये हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल से के अंतर्गत आती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए गलत के रूप में पहला ही नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे है। आपको बताना है कि जो आपका स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो समांतर चतुर्भुज कैसे हो है, व्याख्या करें। छात्रों को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि छात्रों को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है। इसमें शिक्षक का क्या पर्पज होता है, शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है, बच्चों के अंदर क्या डेवलप करना चाहता है मैथमेटिक्स के बारे में। तो यहाँ पे प्रूव करना है कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे होगी। तो विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर मिलता है इस माध्यम से, या फिर कक्षा को अधिक अंतःक्रियात्मक या सहभागी बनाती है। विद्यार्थियों को मुक्त अंत यानी क्लोज एंड वाले प्रश्नों से परिचित कराना, या फिर छात्रों के लेखन कौशल में सुधार। तो यहाँ पे आंसर आपको बताना है कि ये वर्ग एक समांतर चतुर्भुज जो है, तो इसके माध्यम से टीचर्स क्या डेवलप कराना चाहता है बच्चों में। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा पहला ही नंबर हो जाएगा। शिक्षक का इस प्रकार के प्रश्न पूछने का उद्देश्य विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना कि वर्ग जो होता है वो कैसे समांतर चतुर्भुज होगा, उसको वो लोग चिंतन करेंगे विभिन्न प्रकार से कैसे भी करके, और उसका जो भी परिभाषा इक्वेशन या फिर जो भी होगा उसके माध्यम से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं टीचर्स, उनका यही पर्पज होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार की वाक्य है। तो हमारे जो विद्यालय पाठ्यचर्या में यानी स्कूल करिकुलम में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य क्या है। यहाँ पे आपको बताना है युगल आधार वाक्य, यानी आपको बताना है ट्विन
premises to fix the place of mathematics teaching in our स्कूल करिकुलम आर। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। हर छात्र के दिमाग को कैसे जोड़ें और छात्र के संसाधनों को मजबूत कैसे करें। क्या ये युगल वाक्य होंगे? क्या ये भिन्न मतलब इसमें जोड़े मिल रहे हैं, युगल बन रहे हैं या फिर नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 का बी नंबर देखो, हर छात्र की तर्क क्षमता में सुधार कैसे करें, ये पहला हो गया। दूसरा, उसकी स्थानिक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, क्या ये दोनों युगल बन रहे हैं? या फिर गणित में हर छात्र के प्रदर्शन को कैसे बढ़ाएं। और नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के लिए मेधावी छात्रों को कैसे तैयार करें, क्या ये युगल आधार वाक्य होंगे? या फिर गणित के वर्ग को अधिक गतिविधि उन्मुख कैसे बनाया जाए और हर छात्र में एल्गोरिदम की प्रक्रियात्मक कौशल और समझ को कैसे बढ़ाया जाए, क्या ये दोनों युगल वाक्य आधार वाक्य हो रहे हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्कूल में करिकुलम होता है उसमें गणित शिक्षण के स्थान को स्टेब्लिश करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य किस रूप में चुना जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें आपको सबसे उपयुक्त आंसर चुनना है जो युगल आधार वाक्य के रूप में हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे आंसर होगा, पहला ही नंबर हो जाएगा, हर छात्र के दिमाग को कैसे जोड़ें और छात्र के संसाधनों को मजबूत कैसे करें। यह एक युगल आधार वाक्य यानी बेसिक सेंटेंस है। इसके माध्यम से यहाँ पे गणित के शिक्षण स्थान को सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी 7 का जो आंसर हो जाएगा पहला ही होगा, सबसे उपयुक्त आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कक्षा 8, ये 8 लिखा है, कक्षा 8 की एनसीईआरटी एक्सम्पलर पुस्तक यानी प्रश्न प्रदर्शिका में 5वीं इकाई यानी चतुर्भुज को समझना और ज्यामिति प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे कि चौपड़ की रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि दिए हुए। इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्य में से एक उद्देश्य सहायता करना। तो इसमें से एनसीईआरटी की जो कक्षा 8 की बुक है उसके लास्ट में प्रश्न प्रदर्शिका में 5वीं इकाई में बहुत सारे उसमें क्रियाकलाप दिए हैं जैसे कि चतुर्भुज को समझना, ज्यामिति प्रयोग, जैसे कि चौपड़ की रचना, चीनी पहेली, ये सब दिए गए हैं। तो इस प्रकार के कार्यों का उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है, या फिर ये इसका जो उद्देश्य है वो बच्चों में किस प्रकार की सहायता करता है, क्या डेवलप करता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विद्या शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में सहायता प्रदान करता है। या फिर दृष्टि वाले विद्यार्थियों को केवल अपनी विश्लेषणात्मक कला को सुधारने में सहायता करता है। या फिर गतिविधि बोध वाले शिक्षार्थियों को केवल अपने दृश्य यानी दिखाई देने वाले विचार कौशल में सुधार करने में सहायक होगा। या फिर श्रोतागण शिक्षक शिक्षार्थियों को केवल अपनी सृजनात्मक कला को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो जो आपके एनसीईआरटी में लास्ट में जो कुछ क्रियाकलाप दिए होते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पज होता है, यहाँ पे बताना है। मैथमेटिक्स पेडागोजी का जो है इसी तरह से कुछ स्थितियाँ होती हैं जो आपको टीचर्स के मैसेज किया जाता है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं उसका ध्यान रखिए, किस प्रकार से उनमें हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे आंसर बताना है कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका भी आंसर पहला ही नंबर होगा। सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विद्या शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में, जो उनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विद्या शैलियाँ होती हैं उसका उपयोग करके उस क्रियाकलाप को करेंगे और उनके उसके माध्यम से जो उसके परिणाम होंगे, जो उसके अनुभव होंगे, तो उसके माध्यम से अपने अंदर की जितनी भी स्थानिक क्षमताएं हैं उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 8 का जो आंसर हो जाएगा पहला ही नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक कक्षा 7, कक्षा 7, यहाँ पे 7 लिखा है, कक्षा 7 का एक बच्चा इस प्रकार आयत को परिभाषित करता है। आयत चतुर्भुज है जिसके विपरीत पृष्ठ फलक समांतर और समान है। एक डिफिनीशन देता है कक्षा 7 का एक जो चिल्ड्रन है, बच्चा है, उस आयत को परिभाषित करता है। परिभाषा के रूप में क्या बताता है, आयत चतुर्भुज है जिसके विपरीत पृष्ठ या फलक समांतर और समान है। परिभाषा यह बताती है कि बच्चा, तो इस परिभाषा के माध्यम से आप क्या जज कर पा रहे हैं कि बच्चा क्या क्या समझता है, क्या वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसको आपको बताना। तो इसके माध्यम से क्या निष्कर्ष निकलता है कि बच्चा जो है आकृति को पहचान नहीं सकता है, या फिर आकृति की सही विशेषताओं को नहीं जानता है, आकृतियों की विशेषताओं को जानता है
लेकिन परिभाषा में कुछ विशेषताओं की आवृत्ति करता है, दोहराता है, या फिर कुछ विशेषताएं जानता है लेकिन परिभाषा को पूरा करने में कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ देता है। यहाँ पे 9 का बेसिकली आपको आंसर बताना है, बच्चा ऐड के बारे में कितना संतुष्ट आंसर दे रहा है या फिर गलत कर रहा है, कहाँ गलत कर रहा है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो आंसर होगा डी नंबर होगा, यानी कुछ विशेषताएं तो जानता है लेकिन परिभाषा को पूरा करने में कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 9 का डी नंबर होगा। परिभाषा थोड़ी बहुत चीजें समांतर है लेकिन पूर्ण रूप से यह सही नहीं है। 9 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये क्वेश्चन लास्ट है बट लिस्ट नहीं है। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देंगे जिसके माध्यम से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि उसके आंसर्स क्या होंगे, और इस 10 में 10 में आपको बताना है कितने आपको मार्क्स मिले। पहले क्वेश्चन देखो, भिन्न की अवधारणा का परिचय करने के लिए एक शिक्षक शुरू करते हैं। यहाँ पे जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट का परिचय कराने के लिए एक शिक्षक शुरू कर सकते हैं। क्या शुरू कर सकते हैं? बेसिकली जो प्राइमरी स्कूल में टीचर्स होते हैं तो फ्रैक्शन की अवधारणा को समझाने के लिए इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भिन्नों की अंशों और हरों की पहचान करके, यानी फिर भिन्नों की जो अंश और हर है उनको उनके समझा करके बच्चों से स्टार्टिंग करें, या फिर एक संख्या रेखा पर अंशों को प्राप्त करके एक जो लाइन होती है वास्तविक रेखाएं या फिर जो भी इसमें रेखाएं होती हैं, तो उसके जो भी अंशों को प्राप्त करना, यानी पॉइंट के रूप में इस संख्याओं को प्राप्त करना, जैसे कि ये रहा 0 1, और इसके बीच में जो है पॉइंट के रूप में, तो उसको दिखा करके, या फिर भिन्न को a/b के रूप में लिख कर, जहाँ b इक्वल टू नॉट 0, तो इसको दिखा करके भिन्न की शुरुआत करें, या फिर आसपास की चीज़ों के आंशिक भागों की पहचान करके, ये आसपास की जो चीज़ें दिख रही हैं उनको तोड़ के, जैसे कि एक रोटी है उसको 4 भागों में तोड़ दिया तो ये इसका 1/4 भाग हो गया, या फिर इसका ये वाला पार्ट, ऐसा कुछ करके स्टार्ट करना चाहिए। किस प्रकार से स्टार्ट करना चाहिए प्राइमरी टीचर्स को, या फिर जो फ्रैक्शन होता है उसके कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे 10 का जो आंसर हो जाएगा, सबसे उपयुक्त आंसर होगा आसानी से ये वाला, ये सबसे उपयुक्त आंसर होगा, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत ही जल्दी इसमें रुचि होगी, और उसमें जो चिल्ड्रेन होते हैं, बच्चे होते हैं, सीखने की कोशिश भी करेंगे, और उसमें बहुत अच्छी उनकी कॉन्सेप्ट की उनकी जानकारी भी होगी। यहाँ पे 10 का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा। अब आज का क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों के लिए है। कल का जिन्होंने आंसर दिया था उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश करते रहें, इस बार आप लोग सफल जरूर होंगे। तो आज का ये क्वेश्चन देख लो, उसको करना जरूर है, कमेंट बॉक्स में बताना इसके आंसर क्या होंगे। एक अच्छा गणितज्ञ को सक्षम होना चाहिए। एक जो बेहतरीन गणितज्ञ होते हैं उनको किसमें सक्षम होना चाहिए? अधिकतम सूत्र याद करने में सक्षम होना चाहिए, कुछ ही समय में समस्या का समाधान करने में सक्षम होना चाहिए, अवधारणाओं के मध्य संबंध स्थापित करने और समझने और प्रयुक्त करने में सक्षम होना चाहिए, या फिर सवालों के जवाब देने में विशेषज्ञ होना चाहिए। एक बेसिकली जो गुड या फिर बेटर मैथमेटिशियन होते हैं उनको किसमें सक्षम होना चाहिए, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आज की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पे या फिर टेलीग्राम पे देखना चाहते हैं तो ये लिंक दिया गया है, यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ 10 में कितने आपके सही हुए हैं, और अगला वीडियो जल्दी हम लोग लेकर आएंगे, इसमें उसमें इसका आंसर डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले दिन मिलते हैं।